वेलकम बैक स्टूडेंट्स। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशंस की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो सिलेबस है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी क्लास कौन सी है? बीएससी फर्स्ट। ठीक है, और ये सेमेस्टर कौन सा चल रहा है आपका? सेमेस्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जो बुक कर रहे हैं वो आपकी बुक है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी में ये आपका पार्ट नंबर जो है यानी कि लेक्चर नंबर रहेगा 7। देखिए विद्यार्थियों, हमने इससे पहले की क्लास में जाना था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल है क्या होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए हमने डिटेल स्टडी की थी, किसी एक बैक्टीरियल सेल्स को पढ़ा था। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम कोई एक टिपिकल सेल्स नहीं मान सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स को हम एक टिपिकल सेल्स नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती है उनकी विशेषताएं भी क्या होती है? अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी हमने किसी एक सेल्स के बारे में पढ़ा था कि किसी सेल्स में ये लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाने वाली संरचनाओं की डिटेल स्टडी हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल हम प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट, ठीक है। देखिए प्लांट जो सेल होती है हमें पता है किस किस की बनी होती है। आपकी सबसे बाहर इसमें क्या होगी? सबसे बाहर पाई जाती है सेल वॉल पाई जाती है। और दूसरी संरचना इसमें क्या होती है? दूसरी होती है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो तीसरी संरचना इसमें होती है वो होता है इसका प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। और चौथी संरचना के रूप में इसमें क्या पाई जाती है? विशिष्ट प्रकार की रिक्तिकाएं वैक्यूल्स पाई जाती है। तो प्लांट सेल्स में मुख्यतः आपको ये 3 प्रकार की संरचनाओं को पढ़ना है और इन्हीं संरचनाओं के अंदर बाकी अन्य और संरचना आएगी, उनकी भी हम क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की बात कर लेते हैं। और सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। देखिए स्टूडेंट्स, भित्ति का अर्थ क्या होता है? भित्ति का जो अर्थ होता है, भित्ति का अर्थ दीवार से होता है। और जो दीवार होती है वो एक निर्जीव संरचना के रूप में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो सेल वॉल होती है ये होती कैसी है? ये एक निर्जीव संरचना होती है। कैसी होती है? सेल वॉल जो होती है वो निर्जीव संरचना होती है। सेल वॉल निर्जीव संरचना होती है तो ये बात आती है कि ये जो निर्जीव संरचना होती है जो पादप कोशिका में सबसे बाहर का आवरण बनाती है, तो ये जो निर्जीव संरचना होती है फिर होती कितने प्रकार की है और बनती कैसे है? देखो, ये जो सेल वॉल होती है ये सेल वॉल को हम निम्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो 4 भाग हैं वो क्या होंगे आपके? देखना, सबसे पहली जो सेल वॉल होगी उसे प्राथमिक सेल वॉल कहेंगे, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल, या इसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। दूसरी जो होगी वो होगी आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। क्या होगी? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल या द्वितीय कोशिका भित्ति से
कहा जाता है। ठीक है, और तीसरी प्रकार की भी सेल वॉल होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, तृतीय कोशिका भित्ति, या इसे क्या बोलते हैं, टर्टियरी प्रकार की सेल वॉल या तृतीय कोशिका भित्ति। और चौथी क्या होती है, चौथी होती है आपकी मिडल लेमिला। चौथी में होगी मिडल लेमिला, और मिडल लेमिला को मध्य पटलिका के नाम से भी जाना जाता है। मिडल लेमिला, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। तो ये 4 प्रकार की सेल वॉल हो गई। अब ये जो सेल वॉल होती है तो फिर किस प्रकार से ये निर्मित होती है, चारों प्रकार की सेल वॉल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसमें, प्लांट में। किसमें, सेलुलोज की बनी हुई संरचना सेल वॉल होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो सेलुलोज होता है, जो सेलुलोज होता है वो क्या होता है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये होता है पॉलीसैकेराइड। कैसा होता है, पॉलीसैकेराइड। अर्थात कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे पहले समझो कार्बोहाइड्रेट क्या है। वे अणु जो कार्बन यानी कि हाइड्रेट, हाइड्रेट का अर्थ होता है जल, वे अणु जो कार्बन और जल से बने होते हैं, ऐसे अणुओं को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट में, और जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें सैकेराइड्स के रूप में जाना जाता है। इसके रूप में जाना जाता है, सैकेराइड्स के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जो सैकेराइड होते हैं, ये सैकेराइड आपके 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है, और ये क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। मोनो का अर्थ होता है जिसमें केवल कार्बन की क्या पाई जाती है, एक ही चैन पाई जाती है। ओलिगोसैकेराइड में कार्बन की 2 से 10 तक चैन पाई जाती है। और जो पॉलीसैकेराइड होता है इसमें कार्बन की क्या होगी, बहुत सी चैन या श्रृंखला पाई जाती है। तो इस प्रकार के हम यौगिक को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो पॉलीसैकेराइड होगा ये संरचनात्मक रूप से ऐसा हो सकता है आपका, ठीक है, यानी कि ये जो पॉलीसैकेराइड होगा इसमें बहुत सी संरचना पाई जाएगी। अब ये जो बहुत सी संरचनाएं होंगी वो चैन्स के रूप में होगी, ठीक है, इसके रूप में होगी, विशिष्ट प्रकार की चैन्स के रूप में होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैन रूपी संरचना होती है, ये चैन रूपी संरचना क्या होती है, ये चैन रूपी संरचना विशिष्ट प्रकार के रेशे बनाती है। और इन रेशों को क्या कहते हैं हम, इन रेशों को फाइबर के नाम से जाना जाता है। और ये फाइबर भी कौन से होते हैं, फाइबर यानी कि रेशे, इन्हें बोलते हैं माइक्रोफाइबर। क्या कहते हैं, माइक्रोफाइबर। माइक्रोफाइबर यानी कि जिस प्रकार से आपके कपड़े बनते हैं वो भी पतले पतले धागों के गूंथने से बनते हैं या नहीं बनते हैं, उसी प्रकार वो भी कपड़े भी क्या होते हैं, माइक्रोफाइबर होते हैं। उसी प्रकार से ये धागों के समान संरचना जो हो गई इसे हमने क्या कह दिया है, माइक्रोफाइबर के नाम से कह दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये माइक्रोफाइबर किसके बने होंगे, सेलुलोज के। किसके बने होंगे, सेलुलोज के। तो सबसे पहले कोई कोशिका होती है, तो कोशिका में सबसे बाहर की तरफ क्या बनेंगे, सबसे बाहर की तरफ ये माइक्रोफाइबर बनेंगे। और ये माइक्रोफाइबर कैसे बनेंगे ये आप देख लीजिए। माइक्रोफाइबर कैसे बनते हैं ये आप देख लीजिए। देखो ये माइक्रोफाइबर कैसे बनेंगे, ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका के चारों ओर, इस कोशिका के चारों ओर इस प्रकार से क्या बनेंगे, इस कोशिका के चारों ओर इस प्रकार से फाइबर के समान संरचना बनेगी। कोशिका के चारों ओर क्या बनेगी, फाइबर के समान संरचना
बनेगी। यानी कि यहाँ पर उसमें स्रावित होगा सेलुलोज, और सेलुलोज क्या बनाएगा, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है के रूप में इसके अंदर स्थित होंगे, यानी कि फाइबर के रूप में, पतले पतले धागों के रूप में ये फाइबर होगा और ये संरचना बन जाती है। और इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। ये संरचना प्राइमरी सेल वॉल होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये अंदर की तरफ कोशिका है और कोशिका के चारों ओर क्या है, ये प्राइमरी सेल वॉल होती है। अब इस सेल वॉल पर ये कोशिका क्या करेगी, यानी कि इस ये बनी हुई जो सेल वॉल है यहाँ से यहाँ तक है, तो इस पर क्या करेगी, जो आपकी सेल होगी वो कुछ सेलुलोज पदार्थ और स्रावित करेगी। इसके अलावा लिग्निन क्या स्रावित करेगी, लिग्निन और पैक्टिन नामक के पदार्थ क्या करती रहेगी, इस सेल वॉल की जो प्राइमरी सेल वॉल हुई है इसके ऊपर स्रावित करती रहेगी। जब ये पदार्थ इसके ऊपर स्रावित होंगे तो इसके ऊपर क्या बन जाएगी, इसके ऊपर चारों तरफ मोटी मोटी परत और बन जाएगी, और जो ये मोटी मोटी परत होती है ये कठोर हो जाती है, और इस परत को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल 3 भागों की बनी होती है, और 3 भाग इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, 3 भाग देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, एक यानी बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। यानी कि सबसे बाहर की तरफ ये क्या होगी, ये होगी इसकी बाह्य परत, आउटर लेयर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आउटर लेयर। और इसके बीच में ये क्या होगी, इनर लेयर, और सबसे अंतिम में क्या होगी, बीच में होगी उसे क्या बोलेंगे, मिडल लेयर, और अंतिम में होगी उसे क्या बोलेंगे, इनर लेयर। यानी कि जो सेल वॉल यानी सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो 3 परतों की बनी होती है, आउटर लेयर की बनी होती है, मिडिल लेयर और इनर लेयर। और ये बनती कैसी है कि जैसे प्राइमरी सेल वॉल बन गई और प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर और पदार्थ जमते जाएंगे। कौन कौन से पदार्थ, सेलुलोज और आपके लिग्निन और पैक्टिन के जो पदार्थ इसके ऊपर जमते जाएंगे तो क्या बन जाएगी, फिर क्या बन जाएगी, ये कठोर होकर एक मोटी परत बन जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल कहा जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स कि इसमें एक तीसरी सेल वॉल जो बनती है उसे टर्टियरी या तृतीयक कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो तृतीयक कोशिका भित्ति होती है, तृतीयक कोशिका भित्ति प्रत्येक प्लांट सेल्स में नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है कि ये उन्हीं कोशिका में बनती है। यानी कि तृतीयक जो सेल वॉल होती है ये आपकी सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, स्रावित पदार्थों के रूप में होती है। यानी कि विशिष्ट प्रकार के पदार्थ स्रावित होते रहेंगे और द्वितीय सेल वॉल के अंदर की तरफ, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ ये पदार्थ कोशिका के द्वारा स्रावित करके जमा दिए जाएंगे, और इस प्रकार से जो परत बनेगी उसे तृतीयक प्रकार की सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो बात आ गई प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक प्रकार की सेल वॉल। अब हमें पता है कि एक कोशिका ये है, दूसरी कोशिका यहाँ पर होगी, एक कोशिका की परत यहाँ पर होगी, इस प्रकार से। यानी कि ये जो कोशिकाएं होगी अलग अलग दूरी पर स्थित रहेगी या नहीं रहेगी। इस प्रकार से एक कोशिका के चारों ओर बहुत सी क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। अब ये एक कोशिका तो ये है, एक कोशिका की सेल वॉल ये है और दूसरी की सेल वॉल ये है, और इन दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या है, गैप है। और इस गैप को जोड़ने के लिए, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने के लिए एक सीमेंट पदार्थ पाया जाता है, जो किसका बना होता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। किसका बना होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। किसका बना होता है,
कैल्शियम और मैग्नीशियम है। पेक्टेट का बना हुआ एक सीमेंट पदार्थ पाया जाता है जो दो कोशिकाओं को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। इस पे यानी कि ये जो स्थान है ये पर क्या है, एक कोशिका ये है, दूसरी कोशिका ये भी कोशिका होगी, यहाँ पर भी कोशिका होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि ये सभी कोशिकाओं को जोड़ेगा एक सीमेंट पदार्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मिडल लेमिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिडल लेमिला, या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, मध्य पटलिका के नाम से जाना जाता है। तो ये चार संरचना के रूप में क्या थी, आपकी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, और ये सेल वॉल होती क्या है? अब देखो ये सेल वॉल बनती कैसे है। सेल वॉल बनती कैसे है, मैंने कहा था कि सेल वॉल बनाने के लिए छोटे छोटे माइक्रोफाइब्रिल होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल। और लगभग एक सेल वॉल में क्या होते हैं, एक सेल वॉल में लगभग 250 की संख्या में क्या पाए जाते हैं, माइक्रोफाइब्रिल। 250 नंबर ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, यानी कि 250 की संख्या में क्या पाए जाते हैं, इसमें माइक्रोफाइब्रिल पाए जाते हैं। अब देखिए प्रत्येक माइक्रोफाइब्रिल क्या होगा, एक मिसेली होगा। क्या होगा, एक मिसेली होगा। और प्रत्येक मिसेली में 100 अणु किसके पाए जाएंगे, सेलुलोज के पाए जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये मिसेली क्या होती है। हम बात करते हैं एक माइक्रोफाइब्रिल की। एक माइक्रोफाइब्रिल जो होता है वो इस प्रकार की संरचना में होता है। कैसी संरचना में होता है, इस प्रकार की संरचना में होता है। ठीक है, एक माइक्रोफाइब्रिल इस प्रकार की संरचना में, यानी कि एक जो स्तंभ रूपी संरचना होती है उसके या पिलर रूपी संरचना के रूप में होता है। और ये जो पिलर रूपी संरचना जो होती है ये बनी किसकी होती है, ये पिलर रूपी जो संरचना होती है ये बनी होती है छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में। और ये छोटी छोटी कणिकाएं क्या होती है, इन्हीं छोटी छोटी कणिकाओं को क्या बोलते हैं, इन्हीं छोटी छोटी कणिकाएं क्या हैं, ये सेलुलोज हैं। क्या है, सेलुलोज। और ये छोटी छोटी कणिकाएं मिलकर क्या बना दिया है, ये एक पिलर रूपी संरचना बना दी है। और इस पिलर रूपी संरचना हम क्या बोलते हैं, इसे हम मिसेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसेली के नाम से जाना जाता है। तो एक पिलर रूपी संरचना ये रही। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये पिलर रूपी संरचना होगी। इस प्रकार से तो एक पिलर रूपी संरचना ये रही। एक को वाइट कर देता हूँ पिलर को, एक को मैं ब्लैक कर देता हूँ, एक को वाइट और एक को ब्लैक, ताकि समझ में आ जाए। ये सभी क्या हैं, ये छोटे छोटे पिलर के समान संरचना है या नहीं है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें पिलर रूपी संरचना को मिसेली कहा जाता है। और ये क्या होंगे, पूरी लंबाई में होंगे। क्या होंगे, पूरी लंबाई में। कहाँ होंगे, पूरी लंबाई में। तो इस प्रकार से एक फाइबर का जाल बन जाता है और उससे किसका निर्माण होता है, सेल वॉल का निर्माण होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये थी सेल वॉल। अब सेल वॉल के बाद कोशिका में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है उसकी बात कर लेते हैं। सेल वॉल के बाद जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसके बारे में मैंने बताया था, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, दोनों में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। दोनों में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट संरचना क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कोशिका कला, जीव द्रव्य कला या कोशिका झिल्ली या कोशिका
झिल्ली किसी भी नाम से जाना जा सकता है, या तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो, या साइटोमेम्ब्रेन, या कोशिका कला, जीव द्रव्य कला, या कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नेगेली और क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने, नेगेली और कौन थे, क्रेमर, नेगेली और क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा था, इसे नाम दिया था कोशिका कला नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कोशिका कला। किसने दिया था, नेगेली और क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसे क्या नाम दिया था, कोशिका कला नाम दिया था। उसके बाद जो वैज्ञानिक थे वो आपके थे सेफ्रीज, सेफ्रीज और पेलो, सेफ्रीज और पेलो नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा था, इसे कहा था जीव द्रव्य कला। क्या नाम दिया था, जीव द्रव्य कला नाम दिया था। तो ये तो बात थी इसके नाम से संबंधित। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कला होती है ये बनी किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य जो कला होती है ये बनी किसकी होती है। देखिए प्रत्येक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जीव द्रव्य कला, ये इनमें जो रासायनिक पदार्थ होता है इसके मिश्रण का परसेंट तो अलग अलग होता है, लेकिन होती क्या क्या है वो देखिए। देखिए इसके अंदर सबसे जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी प्रोटीन। प्रोटीन लगभग क्या होती है 50 से 60% के बीच में कितनी भी हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लिपिड। किसकी बात कर लेते हैं, लिपिड। और जो लिपिड होती है वो आपकी 30 से 40% के बीच में पाई जाती है। 30 से 40% के बीच में कितनी भी लिपिड हो सकती है। तो तीसरी बात हम कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट इसमें 5 से 8% तक पाया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें बहुत से आयन क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो सामान्यतः हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मुख्य भाग होते हैं वो प्रोटीन और क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है और लिपिड पाई जाती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड मुख्य भाग होते हैं, जब भी कार्बोहाइड्रेट और आयन इसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या दी है, इसकी संरचना के बारे में या अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। यानी कि प्रारंभ में जब किसी का खोज होती है किसी भी संरचना की, तो अनेक वैज्ञानिक उस पर क्या करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके अपना अपना सिद्धांत को क्या कर देते हैं, प्रतिपादित कर देते हैं। और इसमें कौन सा सिद्धांत सही है ये बात बाद के प्रयोगों से पता लगती है। तो अनेक वैज्ञानिकों ने इसके सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और ये सिद्धांत जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको क्या लिखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना या मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत दिए हैं और उन सिद्धांत का हम क्रमवारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और ये सिद्धांत कौन कौन से दिए हैं उन सिद्धांतों को हम नंबर वाइज से अध्ययन करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आणविक संरचना के बारे में जो सबसे पहला सिद्धांत है वो सिद्धांत दिया है आपके ओवरटोन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया है, ओवरटोन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया है, ओवरटोन नामक वैज्ञानिक ने। तो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया है वो ओवरटोन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। और ओवरटोन नामक वैज्ञानिक का जो सिद्धांत जाना जाता है वो लिपिड मेम्ब्रेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या लिपिड
कोशिका झिल्ली सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो ओवरटोन है, ओवरटोन ने क्या बताया है? ओवरटोन ने ये कहा है कि भी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती है कि केवल और केवल किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। इन्होंने इसे लिपिड की बनी हुई क्यों बताया? क्योंकि पहले तो पता नहीं था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनती है, तो इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। उससे पहले क्या किया कि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अनेक प्रयोग किए। प्रयोग इन्होंने क्या किया कि कुछ पदार्थों को लिपिड में घोलकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डाला, तो और कुछ पदार्थों को जल में घोलकर या कुछ पदार्थों को अन्य पदार्थों में घोलकर लिपिड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डाला। तो इन्होंने क्या देखा कि जो पदार्थ हमने लिपिड में घोलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डाला था वो पदार्थ आसानी से उस कोशिका में प्रवेश कर गए। अर्थात एक रसायन का नियम है कि समान समान को घोलता है, यानी कि लिपिड में घुले हुए पदार्थ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड से बनी होती है, अर्थात लिपिड को आसानी से पार कर जाती है। इसलिए इन्होंने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो केवल और केवल लिपिड की बनी होती है। लेकिन ये सिद्धांत मान्य नहीं है। ये सिद्धांत जो क्या है? मान्य नहीं है। अब हम नेक्स्ट सिद्धांत की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? वो गार्टनर और ग्रेंडल का सिद्धांत है। किसका है? गार्टनर और ग्रेंडल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नेक्स्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन से वैज्ञानिक है? गार्टन और ग्रेंडल। गार्टन और ग्रेंडल नामक वैज्ञानिकों ने क्या दिया था? नेक्स्ट सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि ये ओवरटोन की बात सही है। ओवरटोन की बात सही है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, लेकिन इन्होंने ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की केवल एक परत नहीं होती है, जबकि कितनी परत होती है? 2 परत होती है। किनके अनुसार? गार्टनर और ग्रेंडल के अनुसार। इन्होंने क्या कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की कितनी परत होती है? 2 परत होती है। इसलिए गार्टनर और ग्रेंडल के इस सिद्धांत को बायोमोलिक्यूल लिपिड लेयर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अर्थात लिपिड का द्विआण्विक सिद्धांत कहा जाता है। गार्टनर और ग्रेंडल को क्या कहा जाता है? लिपिड का द्विआण्विक सिद्धांत। अर्थात इनके अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है वो लिपिड के द्विआण्विक अणु होते हैं, और इनके अनुसार जो लिपिड होती है, लिपिड के भी 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो पोलर एंड होता है और एक कौन सा होता है? नॉन पोलर एंड होता है। और जो इसका पोलर एंड होता है इसे क्या बोलते हैं? पोलर एंड, यानी कि पोलर एंड को इसका हेड बोलते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड का हेड कहते हैं। और जो हेड होता है वो जल में घुलनशील होता है, और जल को हाइड्रो कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक एंड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसका कौन सा था? दूसरा था इसका नॉन पोलर एंड। और नॉन पोलर एंड को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर एंड जल विरागी भाग होता है, अर्थात जो जल से दूर रहता है, इसलिए इसे नॉन पोलर एंड या इसे फाइटोटेल के नाम से जाना जाता है, या इसे पूंछ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत का द्विआण्विक थ्योरी में देखो, ये देखो इस प्रकार से लिपिड होगी। लिपिड का ऊपर का क्या होगा? पोलर एंड, नीचे का नॉन पोलर एंड। दूसरी परत इस प्रकार से पोलर एंड और नॉन पोलर एंड, अर्थात इसका पोलर एंड एक तरफ तो बाहर की तरफ रहता है, जबकि बाहर की तरफ क्या रहता है?
बाहर की तरफ पोलर एंड और अंदर की तरफ क्या रहता है, इस परत की अंदर की तरफ रहता है नॉन पोलर एंड। ये लिपिड से संबंधित था, इसकी द्विआण्विक लिपिड सिद्धांत जो किसने दिया था, गार्टनर और ग्रेंडल ने दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी सिद्धांत मान्य नहीं है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो संरचना होती है वो केवल एक लिपिड की ही नहीं बनी होती है, उसमें प्रोटीन भी होती है। तो आज के लिए हम